नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेल के ऊपर, कोशिकाओं के ऊपर, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे, है ना। ये दोनों सेल के क्या है, डायग्राम है, जिसमें आपका प्लांट सेल भी है, जिसमें आपका प्लांट सेल का भी आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला। और यहाँ पर आपको एनिमल सेल का भी डायग्राम बहुत अच्छे से दिख रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इस डायग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा। पिछली क्लास में हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ पर बात की थी, और ओरिजिन ऑफ लाइफ में केमिकल से, एलिमेंट से, तत्वों से हमने कोशिका बना ली थी। क्या बना ली थी? सेल बना ली थी, है ना। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सेल बना ली थी। और सेल किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो सेल किससे बनी है? बहुत सारे केमिकल से। जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। और यही अमीनो एसिड बनाता है प्रोटीन। और आपको पता है प्रोटीन से ही बनता है साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। और यही साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य धीरे धीरे डेवलप करके क्या बना लेता है? सेल बना लेता है, कोशिका बना लेता है। और यही आपस में कोशिकाएं आपस में मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेती हैं? ऊतक बनाती हैं, जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू कहा जाता है। ये टिश्यू मिलकर आपस में ऑर्गन बनाते हैं, जिसको अंग कहा जाता है, अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बना लेते हैं, जिसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जैसे मेरे अंग ये सब दिख रहे हैं, आँख, कान, नाक, गला, ये अंग जब एक बड़े अंग में कन्वर्ट होते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में मुंह भी है, टंग भी है, टीथ भी है, यूसोफेगस भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, लीवर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो अंग तंत्र कहलाता है। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं, बॉडी बना लेते हैं। ये किसी की भी हो सकती है, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो यहां से लेकर यहां तक, सेल तक हम आ गए थे, ठीक है। आज हम सेल के ऊपर बात करेंगे कि आखिर सेल क्या है, कितने प्रकार की होती है, और जो सेल है, इस सेल के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए, सेल जो है बेसिकली बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सेल क्या है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये जो सेल है, ये सेल वही बैटरी वाला सेल है। लेकिन बैटरी वाला सेल नहीं है भैया। ये सेल जो है, इस सेल को कोशिका कहा जाता है। अब ये कोशिका होती क्या है, करती क्या है, ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि कोशिका हमारे अंदर होती है कि नहीं होती है, और होती है तो कितनी होती हैं, क्या इनका फंक्शन है, क्या करती हैं। जब पहले मैं 11th में था, 12th में था, तो बायोलॉजी में पढ़ा करता था। तो बायोलॉजी में मैंने अपने बहुत सारे साथियों से पूछा, टीचरों से पूछा, लेकिन किसी ने मुझे ये बताया नहीं कि कोशिका आखिर हमारी बॉडी में कितनी होती हैं। हमारे एक भैया थे, वो पढ़ते थे आगे, है ना, बी फार्मेसी कर रहे थे। तो उनसे पूछा तो उनको भी नहीं पता, वो भी कंफ्यूज कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हमें भी आज तक हमारे टीचर ने नहीं बताया। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हम नहीं समझ पाते, या ये कहें कि हमें नहीं मिलती कहीं ना कहीं। तो एक मैं सामान्य सी भाषा से आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो एक दीवार है, ये मान लो क्या है, एक दीवार है। इस दीवार का निर्माण कैसे हुआ है? तो आप कहेंगे कि एक ईंट, दो ईंट, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, इस तरीके से बहुत सारी ईंटों को एक के ऊपर एक रखा गया गया और दीवार बन गई। बात क्लियर है? तो वैसे ही हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर, हमारा मतलब देखो, यहां मैं अगर शरीर कहूं तो इसका मतलब मेरा शरीर नहीं है। इसका मतलब संसार के सभी जंतुओं का शरीर हो सकता है,
फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां मैंने मेरे शरीर को लिया है, ह्यूमन को लिया है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। बात क्लियर है? सारे जंतुओं में हम भी आते हैं, कबूतर, गिलहरी, कुत्ते, बिल्ली, ये सब आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो हमारे शरीर में विद्यमान हैं। बहुत सारी क्या, हजारों लाखों कोशिकाएं आपके शरीर में हैं, करोड़ों कोशिकाएं आपके शरीर में हैं, हजारों कोशिकाएं आपकी इस एक उंगली में होंगी। कोशिका बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, दिखाई नहीं देती। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीवन की उत्पत्ति का जो क्रम है उसमें छोटी चीजों की उत्पत्ति, छोटी चीजों का विकास पहले होता है बड़ी की ओर, ना कि बड़े का छोटे की ओर। इस बात को याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या है। कोशिका हमारे शरीर का इकाई है। हमारे मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीव हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, सभी जो बने हैं वो कोशिका से बने हैं। किसी के भी शरीर में कोशिका के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके शरीर में जो भी होता है वो कोशिका में होता है। लाइक खाने का पाचन, खाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का स्टोरेज, उस ऊर्जा का उपयोग में आना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनना, कुछ भी होना, इवन आप देख पा रहे हैं तो कोशिकाओं से, आप कुछ भी कर पा रहे हैं ये कोशिकाओं में हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि ये अंग में हो रहा है। अंग में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर में, बॉडी में हो रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इकाई को ही महत्ता दी जाती है, इकाई को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आज हम कोशिका को समझेंगे। कोशिका को आज हम क्या है, हल्का फुल्का समझेंगे, हल्का फुल्का। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम बहुत बड़े लेवल से पढ़ने वाले हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें जो आपने कभी देखी या सुनी भी नहीं होंगी, वो चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। हमारा इस सीरीज को चलाने का ये कमिटमेंट है कि हम सारी चीजों को पढ़ाएंगे। ऐसा होगा, ऐसा जरूर ही होगा। और आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये ईगो नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है, बल्कि आपको इतने आसान और सिंपल भाषा में समझाया जाएगा, इतने सरल और सहज तरीके से समझाया जाएगा कि आपको वो चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा। बस आपको साथ देना है, आपको वीडियो को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचेगा, हम आपके लिए बहुत सारी चीजें और लगातार लाते रहेंगे। वो चीजें लाएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कोशिका है, ये कोशिका का जो सामान्य अध्ययन है, ये साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अध्ययन का मतलब कि ये इसकी क्या है, एक ब्रांच है, शाखा है। इस शाखे में कोशिका का अध्ययन होता है, जैसे सेरोलॉजी है, माइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी है, पोमोकल्चर है, एपीकल्चर है, ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं। वैसे एक साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी अलग है और केकोलॉजी अलग है, और साइक्लोलॉजी अलग है, साइकोलॉजी अलग है। ये साइटो है, साइटोलॉजी और साइकोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसमें इसका अध्ययन होता है। कोशिका की अगर हम बात करें तो जो इसका आकार है, शेप एंड साइज है, वो 10⁻⁻⁶ 10⁻⁶ माइक्रोन होता है। ये गलत, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। माइक्रोन, माइक्रोन को म्यू से भी दर्शाया जाता है, म्यू। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, अभी क्या है कि हम लोगों ने नया नया स्टार्ट किया है। वैसे मुझे तो बहुत समय हो गया है पढ़ाते हुए, काफी लंबे समय से मैं बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूं, बहुत समय हो चुका है। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये अभी आया है ना। अभी तक मैं मार्कर बोर्ड वगैरह पे पढ़ाया करता था। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी क्लासें भी डली हुई हैं, है ना, GS बाय नरेश सर के नाम से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये सारी चीज़ों को डिजिटलाइज किया है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा अभी प्रॉपर, अभी ये देखो जो माइक्रोन है मैंने सही टाइप करवाया है, सही टाइप करवाया था। लेकिन जब टाइप के बाद इसमें इसको लाया डिजिटल बोर्ड में, तो ये थोड़ा सा
स्पेलिंग चेंज हो जा रहा है, शायद थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की समस्या, तो उसको जल्द ही सुधारा जाएगा। तो इतनी छोटी क्या है, एक कोशिका होती है। अगर कोशिका की खोज की बात करें, कोशिका की जो खोज है, डिस्कवर ऑफ सेल है, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक, किसके द्वारा भैया? रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन आ चुका है 1665 के तकरीबन की ये बात है। सन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये वाला सन आप याद रख लीजिएगा, कभी कभार पूछा जाए। वैसे अभी तक मोस्टली साइंस में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, यूज पूछा जाता है, फंक्शन पूछा जाता है, ईयर पर ज्यादा विशेष बल नहीं दिया जाता। रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो की है, लेकिन ये किस में की है? तो ये कार्क में की है, कार्क में। अब ये कार्क क्या होता है? तो लकड़ी का बना होता है कार्क। अब लकड़ी का कैसे बना होता है, अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पौधों के बारे में अध्ययन किया है। और मुझे पता है कि आपने पौधों के बारे में अध्ययन नहीं किया है, किया भी है तो वनस्पति विज्ञान को उतना बड़े लेवल से नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको उस प्रकार से प्रूफ करूंगा कि ये कॉर्क क्या होता है। जो पौधा है ना, पौधे का जो तना होता है वृक्ष का, उस तने के अंदर जो कठोर पदार्थ पाया जाता है जाइलम फिलोएम का, वो कॉर्क कैम्बियम कहलाता है। और वही कठोर भाग कॉर्क कहलाता है, जिसमें डेड सेल होती हैं, मृत सेल होती हैं। तो उसी लकड़ी के टुकड़े को लिया किसने? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। और उस लकड़ी का टुकड़ा पुराने समय तक डला रहता है, काफी लंबे समय तक, तो उसकी जो कोशिका है वो डेड हो जाती हैं। तो उस मृत सेल को खोजा लकड़ी के कार्क में। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसमें की? लकड़ी के कॉर्क में। कोशिका की खोज, कैसी कोशिका की खोज की? मृत सेल। ऑप्शन कैसे रहेंगे? और कोशिका की खोज कैसी कोशिका की? मृत सेल, जीवित सेल, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो याद रखना मृत कोशिका। फिर आपके दिमाग में तुरंत आएगा तो फिर जीवित कोशिका को किसने बताया? क्योंकि आज तो हम जीवित कोशिका को पढ़ रहे हैं। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। यहां लिखा भी होगा, ये देखो, लिविंग सेल। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और इसी कारण इनको सूक्ष्म विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका सूक्ष्म है, कोशिका सूक्ष्म है। कोई व्यक्ति सूक्ष्म तक नहीं पहुंच पा रहा था। कोई व्यक्ति, देखो उस समय क्या था, माइक्रोस्कोप नहीं बने थे। इनको माइक्रोस्कोप बनाने का भी क्रेडिट जाता है कुछ हद तक। माइक्रोस्कोप बनाने में भी इनका बहुत अहम योगदान रहा ल्यूवेनहॉक भाई साहब का। तो जब ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म चीजों तक पहुंचे तो इनको सूक्ष्म विज्ञान का पिता भी कह दिया गया। ठीक है, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। या कभी आपसे पूछे कि ये जीवित सेल की जो खोज है ये किसमें की? जीवित की सेल की जो खोज है ये किसमें की? जैसे मृत सेल की खोज, मृत सेल की जो खोज है वो लकड़ी के कॉर्क में की, तो वैसे ही जीवित सेल की जो है वो दांतों की खुरचन में, दांतों की जो ये खुरचन होती है ना मसूड़ों के यहाँ, इसमें इन्होंने सबसे पहले जीवित सेल को देखा था ल्यूवेनहॉक भाई साहब ने। और इसी कारण इनको सूक्ष्म विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता और रोगाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता, रोगाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है ना? ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर जब कोशिका की खोज हो गई तो उसके बाद एक और भाई साहब आए, एक क्या 2 आए, जिनका नाम था स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन या स्लाइडन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीडन और स्वान, ये 2 वैज्ञानिक आए। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया भैया? कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। तो पहला 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही है कि सेल थ्योरी किसने दी? तो स्लीडन एंड स्वान ने। फिर कभी कभी 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन सिविल सर्विस में लिखने को आ सकता है कि कोशिका सिद्धांत को समझाइए। क्योंकि अब आपको पता है एमपीपीएससी ने साइंस का जो सब्जेक्ट है वो पूरा पेपर अलग कर दिया है। तो उस पूरे पेपर में आपको 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो वहां आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि कोशिका सिद्धांत स्लीडन एंड स्वान ने दिया। इन्होंने कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा।
आधारभूत इकाई कहा। शरीर के संपूर्ण कार्य, संपूर्ण फंक्शन कोशिका में ही संपन्न होते हैं। कोशिका शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करती है और ये आधारभूत इकाई है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। 1830-31 के आसपास किया। स्लीडन ने इसमें से बॉटनिस्ट थे और स्लाइडन इसमें जूलॉजिस्ट थे। स्लीडन बॉटनिस्ट और स्वान, ये देखो श्वास नहीं है, ये स्वान है। ये क्या है भैया? स्वान। मैं वही कह रहा हूं कि थोड़ा सा क्या है, मिस हो जा रहा है, तो थोड़ा सा आप समझिएगा। तो ये स्वान है। एक खिलाड़ी था क्रिकेटर में, क्रिकेट में स्पिनर, जिसका नाम था ग्रिम स्वान, है ना। ग्रिम स्वान काफी अच्छी बॉलिंग करता था। 2011 के वर्ल्ड कप में हमारे समय काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इंग्लैंड से हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन मैच टाई हो गया था वो। तो वहां से मुझे याद है, आप भी चाहें तो याद कर सकते हैं। मैंने वहीं से याद किया था। तो आप क्या करें कि कुछ कॉमन चीजों को पकड़ें, तो चीजें जल्दी याद होती हैं जीएस में या साइंस में। साइंस भी एक प्रकार से जीएस का ही भाग है। स्वजनन की क्षमता, सेल जो होती है उसमें स्वजनन की क्षमता होती है, जिसे हम सेल्फ रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेल्फ रिप्रोडक्शन कहते हैं या स्वतः जनन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्वतः जनन कहते हैं। कैसे? एक कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, बताएंगे आगे। कोशिका कट गई या फिर कोशिका और बननी है, तो एक कोशिका दो कोशिका को बना लेती है, दो कोशिका चार कोशिकाओं को बना लेती है। ये क्रम लगातार चलता जाता है और ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं लगातार बनती जाती हैं। इसी कोशिका में जो ये इसका जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन सेल्फ होता है, स्वतः होता है। इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई फलाने परसोत्तम दास टंडन आएंगे और वो कोशिका विभाजन कराएंगे, ऐसा नहीं है। कोशिका विभाजन स्वतः हो जाता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। शरीर में जो सेल की संख्या है, शरीर में जो सेल की संख्या है वो काफी ज्यादा है। कितनी है? 5 अरब। शरीर में जो सेल की संख्या है, देखो ये क्वेश्चन पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी शरीर में जो कोशिका हैं वो लगातार बन रही हैं, लगातार, और लगातार डेड भी हो रही हैं, लगातार खत्म भी हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हमारी त्वचा के ऊपर से लगातार डेड होती जाती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में लगातार बनती जाती हैं। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, आप गिरे, आपका पैर छिला, छिलने के बाद आपको कट लगा, कट लगने में वहां से कोशिकाएं हट गईं। वहां से कोशिकाएं जब अलग हो गईं तो उसके आसपास की कोशिकाओं ने ये कारनामा शुरू किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, इस तरीके से लगातार, और आपका घाव भर गया। तो घाव भरने में कोशिका विभाजन सहायक होता है। ठीक है, तो ये लगातार कमती बढ़ती रहती हैं, लेकिन एवरेज 5 अरब कोशिकाएं माना जाता है। इसी को आप 5 बिलियन भी कह सकते हो, 5 बिलियन भी कह सकते हो। ठीक, अगला है सबसे बड़ी सेल। जो सबसे बड़ी सेल है किसकी, ये भी समस्या है। यहां 2 कॉन्सेप्ट हैं। यहां पर क्या है? 2 कॉन्सेप्ट हैं। 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? एक कॉन्सेप्ट है आपका विश्व में और एक कॉन्सेप्ट है आपका मानव में। ठीक है, अब विश्व में क्या होगा कि सारे जंतुओं की तुलना होगी, सारे पौधे आ जाएंगे, सारे जंतु आ जाएंगे, सारे मनुष्य आ जाएंगे, सारे कुत्ता बिल्ली बकरी भेड़ ऊंट गाय भैंस खच्चर सब आ जाएगा। लेकिन मानव में मानव आएगा। पूछेगा विश्व में सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल, तब आपको लगाना है क्या? ऑस्ट्रिच। ये हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में है इंग्लिश शब्द। हिंदी में इसको कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे की। यहां पर हिंदी वाले हिंदी में भी लिख लो, दोनों में लिख लो भैया, दोनों में लिख लो, नहीं तो क्या है एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो सेल है वो ऑस्ट्रिच, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑस्ट्रिच के अंडे की सेल, ऑस्ट्रिच के अंडे की सेल है, शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल। याद रखना,
ऑप्शन में ये भी रहेगा शुतुरमुर्ग की सेल। दिस इज ए रॉन्ग आंसर। शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल, दिस इज ए राइट आंसर। दोनों में बारीक सा अंतर है, एक ऑप्शन दोनों भी रहेगा। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल जो है वो विश्व की सबसे बड़ी सेल होती है। क्लियर है? अब विश्व की सबसे छोटी सेल की हम बात करें कि भाई विश्व की जो सबसे छोटी सेल है, वो विश्व की सबसे छोटी सेल कौन सी होती, तो वो यहां लिखा है ये माइकोप्लाज्मा। ये आप लिख लेंगे यहां पर, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है वो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है संसार की। कैसे है आगे मैं समझाऊंगा, जब वायरस बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो वहां मैं माइकोप्लाज्मा को एक्सप्लेन करूंगा। माइकोप्लाज्मा की जो खोज है वो रोनाल्ड तथा रॉक्स ने की। ये क्वेश्चन मार्केट में नया है, आ सकता है, आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। माइकोप्लाज्मा की जो खोज है वो रोनाल्ड तथा रॉक्स ने की। लेकिन कई बार छोटी सेल आपसे विश्व में पूछेगा, माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं देगा, तब ऑप्शन में आपको मिलेगा पीपीएलओ। पीपीएलओ ये भी एक प्रकार से माइकोप्लाज्मा का ही पार्ट है, माइकोप्लाज्मा से ही हम कहते हैं पीपीएलओ। दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि ये पीपीएलओ क्या है। प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, यहां लिखा भी होगा। एक पी का मतलब है प्लूरो, एक पी का मतलब है निमोनिया। निमोनिया एन से शुरू नहीं होता, पी से शुरू होता है। जैसे साइकोलॉजी पी से शुरू हो, साइकोलॉजी एस से नहीं बल्कि पी से शुरू होती है, तो ये पी साइलेंट है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब हम छोटे की बात कर लेते हैं, सॉरी, अब हम शरीर की बात कर लेते हैं। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी सेल है मानव शरीर में जो सबसे बड़ी सेल है वो है मादा का ओवम। अच्छा, एक्चुअल में ओवम क्या है? ओवम मादा का ही होता है ना। ओवम हिंदी में कहेंगे अंडाणु। क्या कहेंगे? अंडाणु। ये सबसे बड़ी सेल होती है, अंडाणु। अंडाणु महिलाओं में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है ना, महिलाओं में। अंडाणु इंग्लिश में ओवम कहते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा लिखा जाता है। क्या करें, ये बड़ी समस्या है। ओवम, ठीक है। ये क्या है? सबसे बड़ी सेल है। और सबसे छोटी सेल पूछे आपसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी सेल बताओ, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी सेल है वो है स्पर्म, जिसको हिंदी में कहेंगे शुक्राणु। मानव की जो सबसे छोटी सेल, यहां देखो लिखा भी है, सबसे छोटी सेल जो है वो स्पर्श नहीं, स्पर्म है। ये स्पर्म सेल। स्पर्म सेल का भी ऑप्शन में न रहे तो ग्रेन्यूल सेल आ सकता है, ग्रे न्यूल, है ना, यहां लिखो ग्रे न्यूल सेल। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु सेल, ठीक है। ये सबसे छोटी सेल होती है, ये मेल में पाई जाती है। पूछ ले कि सबसे बड़ी सेल किसमें? फीमेल। सबसे छोटी सेल किसमें? मेल। कहां? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जनन अंगों में। एक चीज और, मानव में एक बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे बड़ी सेल जब पूछता है ना, तो बच्चों को एक ही चीज याद आती है, तंत्रिका कोशिका। क्या आती है भैया? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, नर्व सेल। लेकिन ये गलत है। सबसे बड़ी पूछे तो ये आएगा, लेकिन जब सबसे लंबी पूछे, सबसे लंबी सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तब आपको लगाना है तंत्रिका कोशिका। मानव में 3 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लंबा, बड़ा और छोटा। यहां लंबा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहां संसार में भी सब जंतुओं में तंत्रिका कोशिका होती है, तो यहां भी इसका आंसर सेम रहेगा। विश्व में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। एक चीज और याद रखें, कभी कभी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा जानबूझ के, और जानबूझ के अंडाणु ऑप्शन में नहीं देगा, जानबूझ के नहीं देगा ताकि आप गलती करें, इनमें से कोई नहीं लगा दें, तब फिर आपको ये लगा देना है। तब क्या होता है कि ये से छोड़कर आंसर इसको मान लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है, अब जानबूझ के करते हैं कि क्या है, ये तो भगवान भी जानता है। माइकोप्लाज्मा जो है ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी माना जाता है। माइकोप्लाज्मा जो है ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी माना जाता है। माइकोप्लाज्मा जो है ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है?
कि क्योंकि ये वायरस से बड़ा होता है और बैक्टीरिया से छोटा होता है। कुछ बैक्टीरिया के गुण रखता है, कुछ वायरस के गुण रखता है, दोनों के गुण रखता है, इसलिए इसको वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, याद रखना इसको, चेन ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का जो पूरा नाम है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये लिखा है यहाँ पर गैलीसेप्टिकम। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा आपने याद कर लिया है और माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये इसका पूरा नाम है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये इसका पूरा नाम है, इस चीज को याद रखिएगा। कई बार केवल माइकोप्लाज्मा देगा और कई बार केवल गैलीसेप्टिकम देगा। कंफ्यूज करने के लिए कायदे से उसे दोनों देना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बच्चों को निकालना है, चुनना नहीं है। दो कोशिकाओं को, अब कुछ देखो यहां पर कोशिकाओं की हल्की फुल्की बात हो गई। ठीक है, कोशिकाओं का मैंने सब कुछ बता दिया, केवल 10%। अभी कोशिकाओं का केवल मैंने 10% आपको बताया है। कोशिकाओं के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, वो सभी एक्सप्लेन करूंगा मैं अगली क्लास में, 1 बाय 1 करके। जितना आपने कभी पूरी कोशिका में नहीं पढ़ा होगा, जितना आपने आज तक पूरी कोशिका में नहीं पढ़ा होगा, उतना केवल कोशिका के एक अंग को हम पढ़ेंगे। कौन सा अंग? इस कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग पड़े होते हैं, इस कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग पड़े होते हैं। ये देखो, साइटोप्लाज्म है, पराक्सीसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, टीनोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत सारी वेसल्स हैं, राइबोसोम है, न्यूक्लियोसोम है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। इन सभी अंगों को अभी तक आपने केवल एक लाइन में पढ़ा होगा या 2 लाइन में। मैं आपको इनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। पढ़ाने को तो मैं इतना पढ़ा सकता हूं कि कोशिका के एक अंग माइटोकॉन्ड्रिया पे ही 2 घंटे क्लास चल सकती है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया पर। केवल गोल्जी बॉडी पर 1.5 घंटे क्लास चल सकती है। केवल केंद्रक को हम 3 घंटे पढ़ सकते हैं। इतना डाटा नीट से ऊपर लेवल का भी है, लेकिन उसको हम अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो कंपटीशन के लेवल का नहीं है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितने में पूरे कंपटीशन की बायोलॉजी खत्म हो जाती है, उतना मैं एक अंग को पढ़ा सकता हूं, लेकिन उतना समय हम अभी यहां बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि जो नहीं आता उसको छेड़ने से क्या फायदा। जो आता है उसी पे कमांड बनाया जाए, उसी को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए तो बेहतर बात होगी। वही हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अदर सोर्सों से तो ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने की तौहीन हो जाएगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा ना। तो थोड़ा सा अपडेट तो आपको मिलेगी चीजें। कोशिका के सारे अंगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिका की एक हल्की सी बात, जो कोशिका है वो स्वतंत्र है। क्या है भैया? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ये मान लो कोशिका है। कोशिका का आकार कैसा भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कोशिका है एक, ये केंद्रक है, एक कोशिका ये है, ऐसी हजारों कोशिकाएं हैं। आपस में कैसे ना कैसे तो ये जुड़ी हैं। ये बात आज तक आपने कभी न जानी होगी न सुनी होगी। कोशिका तो आपने खूब पढ़ा होगा कि कोशिका में भाई केंद्रक है, केंद्रक के अंदर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, न्यूक्लिक एसिड है, ईआर है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ईआर है, रिक्तिका है, वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, टीनोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, तमाम तरीके की चीजें। लेकिन आपने कभी कोशिका के बाहर का जो पदार्थ है ये कभी पढ़ा नहीं होगा। पढ़िए आज। एक कोशिका दूसरी कोशिका किस चीज से जुड़ी होती है, तो इसका भी एक मसाला होता है। जैसे हमारा मसाला होता है ना ईंट गारा वाला, वैसे इसका भी एक मसाला है जिसको पैक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पैक्टेट कहते हैं। ये पैक्टेट 2 प्रकार से बने होते हैं, एक कैल्शियम का पैक्टेट होता है और एक मैग्नीशियम का पैक्टेट होता है। कैल्शियम का पैक्टेट होता है, यहां लिखा भी होगा, 2 कोशिकाओं को जोड़ता है, ये लेमिला जोड़ता है। एक देखो, एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैक्टेट हैं, इन पैक्टेटों को एक साथ हम लेमिला भी कह सकते हैं।
लेमिला जो है एक प्रकार से सामान्य भाषा है। जैसे गारा, सीमेंट, मसाला एक सामान्य भाषा है, लेकिन उसमें है क्या क्या, ईंट है, सॉरी रेत है, गिट्टी है, सीमेंट है, पानी है, ये सब उसमें मौजूद है ना। तो वैसे लेमिला एक शब्द है, लेकिन लेमिला के अंदर क्या क्या है, तो यहां आप देख पा रहे हैं ये कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेड अंदर उपस्थित होते हैं, जिसमें एक कैल्शियम मैग्नीशियम आपस में एक दूसरे को जोड़ता है और कोशिकाएं एक दूसरे से सधी होती हैं, जुड़ी होती हैं। मेरा हाथ सदा है, कोशिकाएं जुड़ी हैं, काय से जुड़ी हैं, लेमिला से जुड़ी हैं। लेमिला में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेड हैं, ये पेक्टेड हैं। इनको बिस्कस लेमिली भी कहा जाता है, बिस्कस लेमिली भी कहते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम पेक्टेट को जिलेटिनम भी कहा जाता है ना, जिलेटिनम भी कहा जाता है। मैग्नीशियम पेक्टेट को जिलेटिनम भी कहा जाता है, ठीक है। इतना सफिशियंट है, ज्यादा मत हैरान मत हो, क्योंकि इतना भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा मेरे ख्याल से। यहां थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। बस इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि ये तो हो गई हमारी कोशिकाएं, हमारे शरीर में ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये कोशिकाएं फल की होती हैं, फल मतलब समझ रहे हो ना, फल, फ्रूट, तो फ्रूट पहले कच्चा होता है, फिर पक जाता है। कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो फल जब पकता है तो क्या होता है कि एक कोशिका, देखो एक जैसे आम है, ये मान लो आम है, उतना अच्छा नहीं बना, ये आम है, तो ये आम पक गया। जब ये पकता है तो इसके बीच का जो ये लेमिली है ना, ये ढीला हो जाता है। ये जो लेमिली है ना, ये जो लेमिला है ना, ये कैल्शियम पेक्टेट है ना, ये ढीले हो जाते हैं। जब ढीले हो जाते हैं तो फल पक जाता है, ठीक है। तो फल के पकने का कारण भी आप जान गए। मानव शरीर में या सेल में, मानव सेल में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो मायोसिन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है भैया? मायोसिन होता है। ये एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं, चाहे तो आप प्रोटीन वाले में लिख सकते हैं। ये क्या था, ये सेल का बेसिक है भैया, बेसिक है ये, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है ना। अभी घबराना मत कि आप सर आपने तो पूरा सेल कर दिया 3 लाइन में। ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन है सेल का, 10-20%। अभी 80% डाटा तो सेल के अंदर बचा हुआ है, जो आगे आने वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो मुझे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बताना है, एनिमल सेल बताना है, प्लांट सेल बताना है, फिर उसके अंदर जाना है। अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन, म्यूटॉन, रिकॉन, सिस्ट्रॉन, साइटोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, F1 कण, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, क्रेब हेंसलेट साइकिल, मेम्ब्रेन, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं अपने आप को रोक रहा हूं क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम हो चुका है, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में आपको फिर से बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से आपका साथ बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।